Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th August 2022। 30 अगस्त 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले आज के सवाल जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद नेटिव स्टेट्स। इनमें से कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने कहा कि वी विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द नेटिव स्टेट्स। ऑप्शंस आर योर ए जॉन शोर, बी विलियम बेंटिक, सी वॉरेन हेस्टिंग्स या डी कॉर्नवालिस। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एक बार मैंने पूछा भी था तो ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका। द करेक्ट आंसर फॉर दिस, मैं आपको आंसर बताता हूँ लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कितने आपने सही किए, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर है ए जॉन शोर। जॉन शोर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एंड जॉन शोर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन द अफेयर्स ऑफ द नेटिव स्टेट्स, है ना। इसको स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी बाय जॉन शोर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इज रेखा पीड़ा, पीड़ा देओल, खाकरा, दीज आर द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ। कहाँ के टेम्पल्स के ये आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं? रेखा पीड़ा, पीड़ा देओल एंड खाकरा। ऑप्शंस आर ए वेस्ट बंगाल, बी असम, सी उड़ीसा या डी तमिलनाडु। तो दिस अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। टेम्पल आर्किटेक्चर से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन और पूछा था। इसका आंसर आप करिएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो टेम्पल्स हैं वहाँ के मेन फीचर्स में 3 तरीके के हैं, रेखा पीड़ा, पीड़ा देओल एंड खाकरा, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था एक बार आप यूपीएससी ने पूछा था, पंचायतना, इट इज़ वॉट, इट इज़ रिलेटेड टू वॉट, ये यही लिख के 4 ऑप्शन दे दिया था। उसमें एक आंसर था टेम्पल आर्किटेक्चर। तो यस, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। पंचायतना में क्या होता है कि जैसे ये आपकी सेंट्रल डीटी होती है और 4 पॉइंट्स में अलग अलग सब डीटीज़ रहती हैं, तो 4 ऐसी छोटी डीटीज़ और एक बीच में सेंट्रल मेन डीटी। तो इस तरीके से पंचायतना स्टाइल रहता है। पंच यानी 5 हो गया ना, तो ये हो गया सेंट्रल 1 और बाकी के 4, तो 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट्स, कनिंघम सर्कुलर वॉज पास्ड। तो कनिंघम सर्कुलर इनमें से कौन से मूवमेंट के दौरान पास हुआ था? ऑप्शंस आर ए क्विट इंडिया मूवमेंट, बी स्वदेशी मूवमेंट, सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या डी खिलाफत मूवमेंट। तो आपको बताना है कनिंघम सर्कुलर कब पास हुआ था। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे ये पास हुआ था। अ वेरी पावरफुल एजिटेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन असम अगेंस्ट द इनफेमस कनिंघम सर्कुलर एज वेल। कनिंघम सर्कुलर ने फोर्स किया था, इट फोर्स्ड पेरेंट्स, गार्जियंस एंड स्टूडेंट्स टू फर्निश एश्योरेंसेज ऑफ गुड बिहेवियर, है ना। तो कनिंघम सर्कुलर वाज देयर विच फोर्स्ड द पेरेंट्स, गार्डियंस एंड स्टूडेंट्स टू फर्निश द एश्योरेंस ऑफ गुड बिहेवियर। एंड इसी कारण से असम में बहुत ज़्यादा एक बहुत फेमस एक एजिटेशन भी हुआ था, पावरफुल एजिटेशन भी हुआ था। तो आई होप यू विल ट्राइड आंसरिंग दिस क्वेश्चन एंड कुछ आपसे बने भी होंगे, है ना। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी एटलीस्ट जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं ज़रूर मुझे बताएं कितने आपने सही किए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है पर्सनली। एंड प्लीज़ डू दैट। एंड जो 2023 में यूपीएससी दे रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनका स्टैटिक पार्ट वीक है या उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो दे कैन ईजिली ज्वाइन आवर सीरीज़ फॉर यूपीएससी 2023 एंड डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। आज का सीसैट क्वेश्चन देख लीजिए। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सीसैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के नहीं निकल रहे हैं आजकल, तो देख लीजिएगा। एवरेज मंथली इनकम पी और क्यू की दी है 5050, है ना। 5050 इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है ना। पी एंड क्यू का दिया है। फिर एवरेज मंथली इनकम क्यू और आर की दी है 6250। फिर क्यू एंड आर की एवरेज मंथली इनकम दी है 6250। फिर एवरेज मंथली इनकम पी और आर की दी हुई है 5200, है ना। 5200 एवरेज मंथली इनकम पी एंड आर की दी है। तो आपको मंथली इनकम बतानी है पी की, ठीक है ना। पी की मंथली इनकम बतानी है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। मैं डेली अब सोच रहा हूँ एक सीसैट का ज़रूर बनाया करूँ वीडियो, उसमें 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपसे अलग अलग टाइप के डिस्कस करूँ ताकि आप आंसर करने में आपको मदद भी हो। बट अभी इसको आप अटेम्प्ट करके बताइएगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली न्यूज़ है, अमिड फ्लड्स पाक ओपन टू रिस्टार्टिंग ट्रेड विद इंडिया। तो अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके लिए लिखा भी था कि वो सैडेंड टू सी द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द फ्लड इन पाकिस्तान। एंड नाउ पाकिस्तान के जो फिनांस मिनिस्टर हैं मिफ्ताह इस्माइल, उसने ये कहा है कि कैलामिटी को देखते हुए पाकिस्तान ने जो 3 साल पहले ट्रेड में बैन किया था, है ना, 3 ईयर ओल्ड
बैन ऑन द ट्रेड विद इंडिया, उसको ओपन करने का टाइम आ चुका है, और वेजिटेबल्स और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है एटलीस्ट दे शुड बी ट्रेडेड बाय वाया इंडिया ओनली, है ना। ऑब्वियसली बाप, अब जब बेटे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बेटे को तो ज़रूरत पड़ेगी अपने बाप की। तो वही वाली बात है कि अब पाकिस्तान जो है वो लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात है। तो ज़रूर दे आर कमिंग बैक टू अस, एंड वो कह रहे हैं कि भैया मदद करो, वैसे भी हार चुके हैं क्रिकेट में और अब फ्लड की सिचुएशन है, इसमें मदद करिए, है ना। डेफिनेटली इंडिया विल हेल्प, डेफिनेटली इंडिया हैज़ अ हैबिट ऑफ हेल्पिंग, सो इंडिया विल बी हेल्पिंग। अगली न्यूज़ आप लोगों के लिए है जो लोग 5G मोबाइल लेकर के बैठे हुए वेट कर रहे हैं। तो रिलायंस जियो विल रोल आउट 5G सर्विसेज फ्रॉम अक्टूबर, लेकिन ये सर्विसेज केवल 4 पायलट सिटीज़ से स्टार्ट होंगी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई विल बी द सिटीज़ जहाँ पे ये शुरू होंगी, एंड अक्टूबर के सेकेंड हाफ से 5G सर्विसेज जो है स्टार्ट हो जाएंगी। 5G आप सबको पता है कि इट इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ द नेक्स्ट जनरेशन, 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्किंग, जो कि अभी करेंटली 4G चल रहा है, उसके ऊपर की एक जनरेशन है। और 4G में जहाँ पर स्पीड अभी 10 से 15 मेगाबाइट्स पर सेकंड आ रही है, वहाँ पर 5G में जो स्पीड रहेगी वो 2 to 20 गीगाबाइट्स पर सेकंड है, 2 to 20 Gbps है ना। लेकिन इसमें आपको डिवाइसेस चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि डिवाइसेस 5G डिवाइसेस, 5G सपोर्ट डिवाइसेस है ना। जैसे मेरे पास तो 5G डिवाइस है, लेकिन फिर भी हमारे शहर में 5G आ ही नहीं रहा है अभी जियो का, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट आप लोग जिनके शहर में आ जाएगा, दे कैन डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट हाई स्पीड एंड ऑल, है ना। इसके अलावा एक और चीज़ बता दो कि द स्टैंडर्ड फॉर द यूसेज ऑफ 5G आर डिफाइंड एंड ड्रिवन बाय 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। एक 3GPP करके है 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, वो स्टैंडर्ड्स फॉर द यूसेज ऑफ 5G डिफाइन करता है। तो 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है, ये 3rd जनरेशन मोबाइल का नहीं है, 3GPP करके है, 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। इट बेसिकली डिफाइंस द यूज़ ऑफ 5G सर्विसेज, है ना, याद रखेगा। एंड 5G और 4G में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि 5G में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनास का यूज़ किया जाता है, डिफरेंट बहुत सा। देखो 5G का एक 5G वर्सेस 4G में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि 5G की भैया रेंज ज़्यादा है कि कम है, तो 5G की रेंज कम है, याद रखिएगा 5G की रेंज कम रहती है। तो दिस इज़ द थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, 5G की रेंज कम रहती है, तो इसमें बहुत सारे रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं, है ना, ताकि जो स्ट्रेंथ है वो लॉन्ग डिस्टेंस अगर कम्युनिकेशन आपको करना है तो इसमें बहुत सारे आपको रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, ताकि उसको आप एम्पलीफाई करते रहें, जो सिग्नल्स हैं उनको एम्पलीफाई करते रहें। तो 5G जो है वो डिफरेंट एंटीनाज यूज़ करते हैं, डिफरेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। डिले बिल्कुल मिनिमम रहता है, मतलब लेटेंसी जिसको कहते हैं लेटेंसी मतलब कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचने में जो टाइम लग रहा है बिल्कुल कम होता है। अल्ट्रा फास्ट स्पीड वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि 5G जो है न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है 4G के ऊपर, डेफिनेटली इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कवरेज ज़्यादा रहेगा, इसका रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना। एंड 5G में याद रखें कि यूनिक रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ का यूज़ किया जाता है, ताकि जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एनहांस्ड कैपेबिलिटीज़ अचीव कर पाएँ, है ना। इसके अलावा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो 4G नेटवर्क हैं वो 6 गीगाहर्ट्ज़ से कम की फ्रिक्वेंसी में काम करते हैं, 6 गीगाहर्ट्ज़ से अमूमन कम फ्रिक्वेंसीज़ में काम करते हैं। लेकिन 5G जो है वो 30 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज़ तक की रेंज में काम कर सकते हैं। तो जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रही हैं। 4G में बहुत कम फ्रिक्वेंसीज़ पे काम हो जा रहा है, लेकिन 5G में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। मैंने बाकी आपको बताया एंटीनास चेंज होते हैं, ये सब चीज़ें तो अलग रहेंगी ही रहेंगी। इसके अलावा 4G इज़ फॉर लोअर बैंड्स, लोअर फ्रिक्वेंसी बैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि इसीलिए वो ज़्यादा डेटा भी कैरी नहीं कर पाता, इसलिए 5G जो है चूँकि हायर फ्रिक्वेंसी उसमें है तो ज़्यादा डेटा कैरी कर पाएगा और ज़्यादा वो स्पीड प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, वी नीड फॉर हायर फ्रिक्वेंसीज़, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, हायर फ्रिक्वेंसीज हम यूज़ करेंगे उसमें। आगे यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक एलिफेंट को बचा रहे हैं यहाँ पे, तो ये इट इज़ मुडुमलाई टाइगर रिजर्व विच इज़ इन तमिलनाडु। मुडुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, वहाँ पर ये हो रहा है। एक दो प्रोग्राम के बारे में आपको बता दूँ। माइक प्रोग्राम एक आपने सुना होगा, माइक का मतलब है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, एंड दिस कम्स अंडर द साइट्स, है ना। साइट्स आपको पता है ना,
साइट्स आप सबको पता है 1975-76 में आया था, साइट्स 75 में आया था एक्चुअली। तो साइट्स जो है वो भी इंडेंजर्ड जो मतलब जो स्पीशीज़ हैं उनके ट्रेड को रोकने के काम करता है, ठीक है ना। साइट्स प्रिवेंट्स द ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड ऑल। और आपके एलिफेंट्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको ये भी पता होगा। एंड साइट्स 1975 में आया था, याद रखिएगा, इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1975। साइन हुआ था साइट्स 1973 में, और लोकेशन इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है। दैट इज़ अगेन अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। एंड इट इज़ कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो साइट्स में कई लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि साइट्स केवल एनिमल्स के लिए है, ऐसा नहीं है, फ्लोरा एंड फौना, इट इज़ फॉर बोथ, एंड इट इज़ फॉर बोथ फ्लोरा एंड फौना। 1973 में साइन हुआ, 1975 में ये इफेक्टिव हुआ। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब माइक जो प्रोग्राम है वो साइट्स के अंतर्गत का ही प्रोग्राम है, साउथ एशिया में 2003 में स्टार्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव था टू मेजर लेवल एंड ट्रेंड्स इन इलीगल हंटिंग ऑफ एलिफेंट्स, जो इलीगल हंटिंग होती है एलिफेंट्स की उसको मेजर करना, उसको रोकना। चेंजेस इन दीज ट्रेंड्स ओवर टाइम, उनको स्टडी करना कैसे चेंज हो रहे हैं, है ना। और प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया में आपको याद होगा 1992 में स्टार्ट हुआ था, वही मॉनिटर कर रहा है इस माइक को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत ही माइक का जो प्रोग्राम है, यानी कि मॉनिटरिंग ऑफ द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, उसको किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मॉनिटरिंग का प्रोग्राम है, मतलब कि ये डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस वाला काम इसमें ज़्यादा किया जाएगा, एंड इट इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके हमके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप यहाँ बिल्कुल आराम से मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज का देखो जो एडिटोरियल मैं डिस्कस करूँगा, जो एडिटोरियल हम डिस्कस, एपिक एडिटोरियल मतलब मज़ा आ जाएगा, इतना ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा ना, इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब कि कई बार, जैसे मैंने कई बार आपको बोला कि कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो मतलब आंसू ला देने वाले आर्टिकल्स होते हैं, दिस इज़ वन सच आर्टिकल, वेरी वेरी गुड, अमेजिंग आर्टिकल, फिलोसफी, साइकोलॉजी सबका यूज़ किया है ऑथर ने यहाँ पे, और बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा। अब ऑथर ने सबसे पहले एक सेशन कोर्ट का जजमेंट केरला का रीड किया, जिसमें भी रिसेंटली एंटीसिपेटरी बेल दी गई टू एन ऑथर एंड सोशल एक्टिविस्ट इन द स्टेट इन केस ऑफ अलेज्ड सेक्सुअल हैरासमेंट। अब उसके ऊपर अलेज्ड सेक्सुअल हैरासमेंट का केस था, जिसमें उन्होंने एविडेंसेस को देखा। उसके बाद अंडर सेक्शन 354A ऑफ द IPC, जो कि रिलेटेड है असॉल्ट ऑन और क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू आउटरीच हर मॉडेस्टी, विमेन की मॉडेस्टी को आउटरीच करने के लिए फोर्स या क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट करना, ठीक है ना, सेक्शन 354A, ठीक है। अब वहाँ पे जो सेशन कोर्ट था उसने कहा कि भैया इट इज़ नॉट प्राइमा फेसी अट्रैक्टेड व्हेन, मतलब उसने बोला कि एंटीसिपेटरी बेल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कि इसमें जो लड़की थी, जो गर्ल थी, शी हैज़ सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेसेस। तो केरला का जो सेशन कोर्ट था उसने ये कहा कि चूंकि सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेस थी, दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी, है ना। हालांकि केरला का जो हाई कोर्ट था, केरला हाई कोर्ट हैज स्टेड द ऑर्डर ऑफ द सेशन कोर्ट, बट स्टिल जो ये चीज़ बोली गई सेशन कोर्ट द्वारा, वो एक बहुत ही डीप इनग्रेंड जो माइंडसेट है, जुडिशरी का भी माइंडसेट है, जो विमेन को लेकर के मिसोजिनी जिसको बोलते हैं, उसको मिसोजिनिस्टिक जो ये माइंडसेट है, ये बहुत ज़्यादा डीपली इनग्रेंड है, ठीक है ना। तो दैट इज़ वेरी मच डीपली इनग्रेंड इन द माइंड्स ऑफ इवन द जुडिशियल ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिस बियरर्स, है ना। अब वहाँ पे सेशन कोर्ट को फोटोग्राफ्स दिखाए गए थे बेल एप्लीकेशन के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि ऐसे कपड़े पहने हुए थे जो कि सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेस है, इसलिए सेक्शन 354A वुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज, इसलिए हम उसको सेक्शन 354A जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आप सोचो, दिस ऑब्जर्वेशन वाज क्लियरली एन अफ्रंट टू अ वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिग्निटी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्राइवेसी। बिल्कुल सही बात है कि नहीं। ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये जो फोटोज चलो दी गई, जो ये सारी की गई, दिस वाज एन अटैक ऑन द constitutional right to dignity, right to life and personal liberty and privacy of that woman. Is it correct or not? बिल्कुल सही बात है ना। अब यहाँ पे देखो लिखा है the ratio decidendi proclaimed by the session court judge is a Freudian slip. Now this is amazing thing. ऑथर ने जो आर्टिकल लिखा है, इसमें मुझे ऐसे आर्टिकल बहुत पसंद है जिसमें आपको 10 नई चीजें सीखने को मिले। अब जैसे ये देखो,
रेशियो डेसिडेंडी इसका तो मतलब समझ इजीली है, इसका रेशनल है, इसका मतलब होता है रेशनल या रीजनिंग, ठीक है ना। तो रेशियो डेसिडेंडी का कभी आपको लिखा दिखे तो आप याद रखिए इसका मतलब है रीजन या रेशनल। तो क्या रेशनल यूज़ किया गया था सेशन कोर्ट जज द्वारा? जो रेशनल यूज़ किया गया, जैसे उसने बोला कि भाई फोटोग्राफ जो है वो सेक्सुअली प्रोवोकेटिव है, दिस इज एक्चुअली अ फ्रीउडियन स्लिप। ऑथर ने इसको फ्रीउडियन स्लिप कहा है। तो आप सबको पता है साइकोलॉजी के बहुत फेमस राइटर है सिगमंड फ्रीड। सिगमंड फ्रीड का नाम आपने सुना होगा। तो उसी ने सिगमंड फ्रीड के ऊपर ये फ्रीउडियन स्लिप भी बना हुआ है। टर्म जो फ्रीउडियन स्लिप है ये सिगमंड फ्रीड के द्वारा ही डिवाइस किया गया है। इनकी बुक भी पढ़ोगे, इनफैक्ट मैंने कल ही एक किताब सिगमंड फ्रीड की खरीदी है पढ़ने के लिए। आई विल बी रीडिंग दैट बुक। हम देखते हैं कि उसमें इट वॉज अ जस्ट कोइंसिडेंस कि आज उनके ऊपर ये पूरा आर्टिकल आ गया। आई हैव रेड 2-3 बुक्स ऑफ सिगमंड फ्रीड बट ही इज अमेजिंग ऑथर, है ना। अब जो सिगमंड फ्रीड ने फ्रीउडियन स्लिप है वो क्या बोला कि उन्होंने कहा कि एन एरर इन स्पीच और मेमोरी और एक्शन, जब भी हमारे बोलने में कोई गलती हो जाती है या हमारी याददाश्त में कोई गलती होती है या हमारे एक्शन में कोई गलती होती है, either there is an error in speech or memory or action, then that occurs due to interface of an unconscious subdued wish or internal train of thought। तो वो हमेशा इस कारण से होता है क्योंकि हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में या तो कोई हमारी सबड्यूड दबी हुई कोई इच्छा शक्ति है, कोई इच्छा है, या फिर दबा हुआ कोई इंटरनल ट्रेन ऑफ थॉट्स है, कोई हमारा जो आंतरिक विचारधारा है वो। तो यहाँ पे जो ऑथर ने कहा कि जो केरला का सेशन कोर्ट जज था, जो सेशन कोर्ट का जज था, उसने जब ये कहा कि वुमेन की ड्रेस सेक्सुअली प्रोवोकेटिव है, तो एक्चुअली ये तब क्यों कहा होगा क्योंकि उसके इंटरनली उसने वुमेन को एक ऑब्जेक्टिफाई किया है एज इरोटिक क्विडिटी, है ना। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन एज एन इरोटिक क्विडिटी। भाई क्यों नहीं वुमेन कपड़े पहन सकती जैसा उनका मन है? व्हाई यू आर कॉलिंग अ ड्रेस एज सेक्सुअली प्रोवोकेटिव? इज अ वुमेन हु इज वियरिंग अ ड्रेस दैट इज सपोज करो हाफ स्लीव्स, विदाउट स्लीव्स, बैकलेस, व्हाटएवर ड्रेस इज दैट, इफ द वुमेन is she giving you an invitation to that? Are you getting that invitation? So it is not that. आप ये अगर कर रहे हैं, ऐसी हरकतें अगर आप कर रहे हैं, and if you are saying such things, then actually you are objectifying the women as an erotic quiddity. So this was a very amazing Freudian slip example which author wrote, and ये सब लिख लो अपने कॉपी में, नोट्स में ऐड कर लो। जब मेंस आंसर राइटिंग करोगे और अगर आपने Freudian slip लिख दिया आंसर में, बिलीव मी वहां पे आपके 1 नंबर नहीं कट रहे, एक्स्ट्रा 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, कटेंगे तो बिल्कुल नहीं। तो ये सब चीजें थोड़ा आप दिमाग में बना करके रखिए और ऐसी चीजों का जरूर यूज करिए, ठीक है ना। आई होप यू विल ट्राई टू यूज दैट। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा ऑथर ने कहा, देखो ऑथर ने एक बहुत अच्छा कोट किया है। ऑथर ने यह भी कहा कि ये हमारे इंडिविजुअल जुडिशियल ऑफिसर की प्रॉब्लम बस नहीं है, इट इज द इंटायर सोशियो लीगल सिस्टम। द इंटायर सोशियो लीगल सिस्टम इज बायस्ड अगेंस्ट द वुमेन्स, है ना। तो वुमेन्स के अगेंस्ट कहीं ना कहीं बायस्ड है ही पूरा सोशियो लीगल सिस्टम ही। फिर ऑथर ने एग्जांपल दिया अपर्णा भट्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021। अपर्णा भट्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2021। अब ये जो है इसमें मैंने इसको अलग से नोट्स भी लिख दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। रविंद्र भट्ट जे, आप नाम याद रखिएगा, जस्टिस रविंद्र भट्ट जे, ही रोट अ जजमेंट इन अपर्णा भट्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इंटरेस्ट पैटर्नलिस्टिक एंड मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड है वो जजमेंट्स में दिखाई देता है। तो क्या कितना प्यारा ऑथर ने कहा है कि रविंद्र भट्ट जे ने क्या कहा कि जो मिसोजिनिस्टिक एंड पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है जजेस का, ये पूरे जुडिशरी का, वो जजमेंट्स में दिखाई देता है। एंड द ऑर्डर्स आर सेंटर्ड अराउंड जेंडर्ड सेक्सुअल वायलेंस केसेस, मतलब जेंडर्ड सेक्सुअल वायलेंस जो केसेस होते हैं उनमें ये मिसोजिनिस्टिक और पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड दिखता है। और इसी कारण से कुछ डूज एंड डोंट्स ये क्या चीजें आपको जजमेंट्स के दौरान नहीं करनी है, वो रविंद्र जे भट्ट जी ने अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में दिए हैं। दिस वाज अमेजिंग केस जिसमें आपको समझ गया ना कि ऑथर ने क्या, इसमें जज ने क्या कहा। इसमें जज ने कहा कि जो पैटर्नलिस्टिक और मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट है वो लोगों का दिख रहा है बेसिकली जजमेंट्स में, और ऐसा ना हो इसके लिए उन्होंने कुछ डूज एंड डोंट्स दिए। अब ये देने के पहले रविंद्र जे भट्ट जी ने कुछ एग्जाम्पल दिए कि देखो कैसे जजमेंट्स आ रहे हैं। अब वो एग्जाम्पल्स मैं आपको भी दे रहा हूं ताकि कल को आपको लिखने को आए तो आप लिख सकें। तो देखो ये एग्जाम्पल यहां नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको बता दूं। एग्जाम्पल सोचो, कई बार जजेस ने ये तक कहा है कि जो सेक्सुअल ऑफेंडर है उसको कहा कि आप राखी बंधवाओ ऐसे उस गर्ल से जिसके साथ आपने सेक्सुअल ऑफेंस किया। मतलब समझो आप, दिस इज द पैथेटिक जजमेंट दैट कैन बी रोट डाउन। उसमें राखी बंधवाने के लिए कहा गया। दूसरा, एक बार
मध्य प्रदेश में एक गैंग रेप का एक्यूज है जिसको कि कोविड-19 का मैनेजमेंट वर्क करने की कंडीशन दे दी गई फॉर बेल। बोला कि बेल तभी मिलेगी जब आप कोविड-19 में करोगे। एक में कहा कि सॉरी बोलो, मतलब माफी मांगो, सॉरी बोलो। एक केस में कहा गया कि भैया मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर इरोडिंग दैट ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। आप डाइल्यूट कर रहे हो उस डिग्री ऑफ सीरियसनेस ऑफ दैट ऑफेंस। आप उस जो ऑफेंस है उसकी सीरियसनेस को डाइल्यूट कर रहे हो, उसको आप बिल्कुल कम कर दे रहे हो बाय यूजिंग सच थिंग्स, टाइंग राखी, गिविंग अस गिफ्ट, प्रॉमिसिंग टू मैरी। कई लोगों को तो बोला कि मैं शादी कर लो, है ना। तो व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर मतलब कि यू आर जस्ट डाउनग्रेडिंग दैट ऑफेंस। आप उसको डाउनग्रेड कर रहे हो, उस विमेन के साथ आप मजाक कर रहे हो जिसके साथ ऐसा हुआ है, जिसकी मॉडेस्टी आउटरेज्ड हुई है। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर। एंड ऑथर ने देखो बहुत अच्छा चीज यहाँ पे ऑथर ने पॉइंट आउट की कि देखो विमेन के लिए कोर्ट जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत ही डिफिकल्ट है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में जहाँ पे इतना ज्यादा स्टिग्मा है। या अमेरिका तक में तो यार समझो जो अभी ये जॉनी डेप के साथ वो जो महिला थी चली गई थी जो, है ना, अब जो जॉनी डेप ने कुछ किया कि नहीं किया जो भी है, लेकिन उस विमेन का कितना ज़्यादा मतलब वो हुआ, हरासमेंट किया गया, वो तो एक सही बात है ना। इंडिया में भी रिया चक्रवर्ती के साथ देखो क्या किया गया, जबकि उसने क्या किया क्या नहीं किया भाई कोर्ट्स जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है वो ऑलरेडी जज ज्यूरी सब बन गई है ना। अब जो व्यक्ति वीक है उसने अगर सुसाइड की तो फिर आप क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है ना, ये तो नहीं हो सकता कि हर चीज़ में आप सुसाइड ही ढूंढोगे। तो सम थिंग्स आर देयर, बट इंडियन सोसाइटी इज वेरी मच बायस्ड अगेंस्ट द वुमेन एंड ये चीज दिखती है, इट इज सीन वेरी इजीली एंड इट कैन बी सीन वेरी इजीली। और ऐसे में ऑथर ने कहा कि देखो वुमेन के लिए ऑलरेडी जो कोर्ट तक जाने की प्रोसेस है बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है, उसको सोसाइटी से लड़ना पड़ता है, बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं, इमोशनली बहुत चीजें फेस करनी पड़ती है, फिनेंशियली बहुत चीज़, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाला कौन है, कौन पैसा व्यर्थ करेगा ऐसे केस के लिए, ऐसे कॉज के लिए। और फिर फैमिली का भी जो स्टिग्मा है वो भी रहता है, तो वो भी ऑलरेडी क्या करते हैं कि दे ऑल्सो डोंट वांट टू एक्ट अगेंस्ट दैट। तो इस कारण से ऑथर ने कहा है कि ये जो ऑलरेडी जितना वो जा रही है उसके बाद जाने के बाद आप अगर इस तरीके से उनके अगेंस्ट डिसीजन मेकिंग करेंगे और उनके अगेंस्ट आप इस तरीके से मिसोजिनिस्टिक कोट्स कमेंट करेंगे, उनके ऊपर जो ऑफेंस हुआ है उसकी वैल्यू अगर घटाएंगे, तो बेसिकली दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड थिंग टू वॉच एंड दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड थिंग फॉर द वुमेन एज वेल। तो ऑथर ने ये चीज़ कहा है। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 3 केसेस का। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिलोसफी, जिसको ऑथर ने कहा है कि ये फेमिनिस्ट फिलोसफी ऑफ लॉ के थ्रू गाइड होना चाहिए। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें आपको फेमिनिस्ट फिलोसफी भी इंक्लूड करनी चाहिए। फेमिनिस्ट फिलॉसफी ऑफ लॉ क्या बोलती है कि जितने भी ये पैट्रियार्कियल या मैस्कुलिनिस्ट फॉर्म ऑफ लीगल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपको ब्रेक डाउन करना है और ये देखना है कि इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है वुमेन की कंडीशंस के ऊपर। मतलब जब भी आप मैस्कुलिनिस्ट अप्रोच के साथ या पैट्रियार्कियल या पैटर्नलिस्टिक या मिसोजिनिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसका वुमेन के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और इसका इंपैक्ट जो पड़ता है उसको स्टडी करो, उसको ब्रेक करने की कोशिश करो, ताकि यही तो भाई फेमिनिस्ट फिलॉसफी ऑफ लॉ यही तो है, फेमिनिस्ट फिलॉसफी ऑफ लॉ यही तो है। तो फेमिनिस्ट जो लीगल फिलॉसफी है, इट इज एन एफर्ट टू एग्जामाइन एंड रीफॉर्मुलेट द लीगल डॉक्ट्राइन टू ओवरकम द इंट्रेंस्ड बायस एंड इन्फोर्स्ड इनइक्वालिटी ऑफ पास्ट, है ना। तो आप देख सकते हो कि फेमिनिस्ट लीगल फिलॉसफी कहता है कि आप एग्जामाइन करो और रीफॉर्मुलेट करो लीगल डॉक्ट्रिन को। लीगल डॉक्ट्रिन को क्यों करो? ताकि जो पास्ट बायस रहा है या जो इनइक्वालिटी रही है वुमेन की, उसको दूर किया जा सके। तो पास्ट बायस एंड इनइक्वालिटी को दूर किया जा सके, यही है फिलॉसफी आपकी फेमिनिस्ट लीगल फिलॉसफी, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि हमको डिबंक करना है क्या, हमको डिबंक करना है मतलब डिस्ट्रॉय करना है क्या, हमको पैट्रियार्कियल डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर को हमको हटाना है, डिस्ट्रॉय करना है। कि मतलब जो मेल है वो डोमिनेट करते हैं, मेल का काम है ये करना, मेल का काम। जैसे अभी मैं आपको केसेस बताऊंगा, जैसे चॉइस ऑफ ड्रेस जो है, इट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ वुमेन्स फ्रीडम, है ना। चॉइस ऑफ ड्रेस इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ वुमेन्स फ्रीडम, डिग्निटी एंड ऑल, है ना। एंड प्राइवेसी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना। तो अगर आप उसके ऊपर कमेंट करो देन यू आर कमेंटिंग ऑन द मॉडेस्टी ऑफ दैट वुमेन एक्चुअली, तो यू शुड नॉट डू दैट। अब यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है, बहुत पुराने 2-3 एग्जाम्पल। किंग हेनरी 3 का एग्जाम्पल दिया है, जो फ्रांस ने, उसने कहा था कि वेलवेट, सैटिन और डेमस्क जैसा जो फैब्रिक है ये केवल एलीट क्लास के लिए है,
रहेगा, बाकी क्लासेस इसको नहीं पहनेंगे, है ना। क्लोथिंग के ऊपर किंग हेनरी III ने कहा था फ्रांस का 1583 में कि जो कुछ फैब्रिक्स हैं, वेलवेट हो गया, सैटिन हो गया, डेमस्क हो गया, दे विल बी वोर ओनली बाय द एलीट क्लास। दूसरा एक जजमेंट है रॉयल ऑर्डर था किंग एडवर्ड IV का इंग्लैंड का 1463 में, जिसने कहा था कि गॉड वाज डिस्प्लीज्ड बाय एक्सेसिव इनऑर्डिनेट अपैरल, है ना। तो कपड़े के ऊपर इसने कहा था कि गॉड जो है वो डिस्प्लीज हो गए हैं बाय द इनऑर्डिनेट एंड मतलब अपैरल में, कि कोई भी कुछ भी पहन रहा है, वो भी क्लास बेस्ड था, वो भी कुछ ये था कि मेल को ऐसा पहनना चाहिए, फीमेल को ऐसा। अब जोआन ऑफ आर्क आपको याद होगा, फीमेल है, बहुत ही फेमस है जोआन ऑफ आर्क। 1429 में इसने क्या किया था, शी अडॉप्टेड मेल क्लोथिंग, है ना, एंड दिस वियरिंग ऑफ मेल अटायर वाज अमंग द चार्जेस अगेंस्ट हर। तो जोआन ऑफ आर्क के अगेंस्ट चार्जेस जब लिखे गए ना, तो उसमें एक चार्ज ये भी था कि शी वोर द क्लोथिंग ऑफ मेल अटायर पहना था। तो बिशप ऑफ बोवे जो था, ये बिशप ऑफ वोवे जो था, उसने ये कहा कि मेल अटायर वाज कॉन्ट्रेरी टू द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एंड प्रोहिबिटेड बाय द डिवाइन लॉ। तो ऑथर ने लास्ट लाइन जो लिखी है, बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है कि जज जो इंडियन रिपब्लिक का जज है, ही इज कमिटेड बाय द ट्रिनिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमारे यहाँ जो इंडियन रिपब्लिक में जो जज है, ही इज कमिटेड टू द ट्रिनिटी ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड ही शुड नॉट बी द रीइंकार्नेशन, he should not be the reincarnation of Henry III, Edward IV और the Bishop of Beauvais। वेरी गुड लाइन, अमेजिंग लाइन्स, है ना। अगर कल को ऐसे मिल गया आपको ना, तो इसमें मजा बांध देना यार, आप लोग तो मस्त लिखना है, गजब लिखना, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब ऑथर ने कहा है चैलेंजेस ऑफ सब नेशनल फिस्कल करेक्शन। अब ऑथर ने यहाँ पे बात की कि जो स्टेट्स रिसेंटली फ्रीवीज का इशू बना हुआ है, तो बहुत ही आसान इशू नहीं, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट इशू। एंड ऑथर ने कहा कि स्टेट्स जो है मनचाहा कुछ भी अनाउंस कर देते हैं। तो एक्चुअली देखो, जो राइटर है उनका नाम पढ़ो, एम सुरेश जो बाबू हैं, तो एम सुरेश बाबू कौन है, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ऑब्वियसली बात है, तो ये किसके फेवर में लिखेंगे, ही विल बी राइटिंग इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादातर लिखेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो स्टेट्स हैं, कई स्टेट्स कुछ भी फ्री बीज अनाउंस कर देते, टारगेटिंग अरविंद केजरीवाल, जिसने पहले कहा भाई फ्री बिजली देंगे, फ्री टिकट देंगे, महिलाओं को फ्री ट्रेवल करवाएंगे। तो दीज आर ऑल फ्री बीज, है ना, ये सारे फ्री बीज ही हैं कहीं ना कहीं। और अब हो सकता है वो सोशल वेलफेयर के लिए हो, जैसे मैंने कई बार फ्री बीज का जब इशू डिस्कस किया है, तो मैंने आपको बताया कि देखो 2 तरीके के फ्री बीज हैं। एक तो ये जो वोट बैंक को बढ़ाने के लिए केवल किए जा रहे हैं, और एक है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए, वेलफेयर प्रोविजनिंग के लिए एसेंशियल है। तो दोनों में डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। जो केवल वोट बैंक के लिए कर रहे हैं उनको आपको बंद करना चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सोशल वेलफेयर के लिए, वेलफेयर प्रोविजनिंग के लिए, उनको आपको चालू रखना चाहिए। तो ऑथर ने कहा कि देखो इंडिया जो है, यही ऑथर ने अब क्या कहा है कि इंडिया जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ चलता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ चलता है। अभी रिसेंटली सेंटर और स्टेट के बीच में 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कशन के हैं। पहला पॉइंट है जीएसटी का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये देखो, आपने हमारा राइट टू कलेक्ट टैक्स ले लिया। जीएसटी के आने से जो स्टेट्स गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी, वो तब उनके पास पावर है नहीं। इस कारण से उनका ये कहना है कि अब आप हमको एटलीस्ट थोड़ा रेवेन्यू बढ़ाओ, पहले तो हमारे रेवेन्यू को बढ़ाओ, है ना। दूसरा, आप हमको थोड़ा फ्रीडम दो, हम अपने फ्रीडम भी तो हमारे पास रहेगी, हम कहाँ खर्चा कर सकते हैं, कहाँ नहीं खर्च कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप वो फ्रीडम नहीं दोगे तो फिर हम अपने स्टेट में वेलफेयर पॉलिसीज कैसे अप्लाई करेंगे, और हम अपने स्टेट में किस तरीके से लागू कर पाएंगे अपनी पॉलिसीज एंड ऑल को, ठीक है ना। तो दैट इज, लेकिन ऑथर ने कहा कि ठीक है, इसके लिए तो चलो डिस्कशन फिर भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, वहां हो जाता है। 2 इश्यूज ऐसे हैं जिन पे जो क्लैरिटी है वो अभी भी नहीं है। पहला ये कि स्टेट लेवल एक्सपेंडिचर, कि स्टेट्स कितना खर्च करें स्पेशली फॉर द वेलफेयर स्कीम्स, कितना खर्च करें स्टेट गवर्नमेंट। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने कहा है, दूसरा जो बड़ा सवाल है वो ये है द कंसेप्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल स्कीम्स। कई बार देखा होगा आपने, सेंट्रल स्कीम्स होती हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए कह दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खुश नहीं रहती उन चीजों से। क्या उनका ये कहना है कि भाई आप हमारे ऊपर फोर्स कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग इज दैट यू आर फोर्सिंग अस टू फॉलो दैट, है ना। You are forcing us to follow your scheme, you are forcing us to follow your policy and all. तो this is what has been mentioned by the author कि ये 2 इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलरली देखने को मिलते हैं। अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि देखो, मेजर चीज़ आपको ये समझनी है कि जब भी आप इस तरीके से मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो, जब स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, तो
एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का है, क्या है, एक है मैंडेटरी एक्सपेंडिचर, एक है मैंडेटरी एक्सपेंडिचर और दूसरा है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर। एक है मैंडेटरी एक्सपेंडिचर और दूसरा है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर। ऑथर ने कहा देखो मैंडेटरी एक्सपेंडिचर को तो कुछ नहीं किया जा सकता, वो आपको जैसे सैलरी देनी है, ये करना है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी है, जैसे कई बार आप कुछ स्कीम्स के लिए कर रहे हो, या कई बार आप देख कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है, तो यू हैव टू कंट्रोल दिस डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिंग पार्ट। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर जो है उसको आपको कंट्रोल करना है। दिस इज व्हाट द थिंग, सेंटर यही कह रहा है कि भैया आप फिस्कल डिसिप्लिन लाओ, यू शुड ब्रिंग मोर फिस्कल डिसिप्लिन बाय रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। तो यहां पे ऑथर ने क्या कहा है, यू हैव टू इंप्रूव फिस्कल डिसिप्लिन बाय रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड लिमिटिंग द स्टेट्स टू फोकस ऑन मैंडेटरी एक्सपेंडिचर। तो यहां पे ऑथर ने कहा है कि आप फोकस करो मैंडेटरी स्पेंडिंग में, रिड्यूस करो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को, और आप बेसिकली फिस्कल डिसिप्लिन लेकर के आओ, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी चीज लास्ट जो ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट की है कि जब आप स्टेट्स जब फिस्कल स्ट्रेस बढ़ाते हैं, यानी कि जब वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं, इससे स्ट्रेस बढ़ता है, तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट सेंटर के ऊपर भी जाता है। द स्पिल ओवर इफेक्ट गोज टू सेंटर एंड एक स्टेट जो ऐसा करे, अगर मान लो 20 स्टेट, 25 स्टेट, 28 स्टेट ऐसा करने लगे, तो दिस विल लीड टू फिस्कल स्लिपेज। व्हाट इट विल कॉज फिस्कल स्लिपेज, जिससे फिर रिकवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर फ्रॉम दैट फिस्कल स्लिपेज एंड ऑल, है ना। आप बिल्कुल सारे टारगेट्स मिस कर दोगे और फिर उसके बाद वही कंडीशन होगी जैसा अभी प्रेजेंटली हो रही है कि हम ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल हिंडर्ड है, रुकी हुई है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने इसके बाद कहा है कि आपको फिस्कल डिसिप्लिन तो लाना ही लाना है। इसमें ऑथर ने जो टर्म दिया है वो ऑब्वियसली फिस्कल कंसोलिडेशन का टर्म दिया है। द टर्म इज फिस्कल कंसोलिडेशन, और वही ऑथर ने कहा कि आपको फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब कि आपको अपने एक्सपेंडिचर कम करने हैं, आपको अपने रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ाने हैं, एक्सपेंडिचर कम करने हैं और फिस्कल प्रूनिंग करनी है। जहाँ पे एसेंशियल हो केवल वहीं खर्चा करो, एंड जहाँ पे एसेंशियल ना हो वहाँ पे आप उसको जरूर रोको, वेर एवर पॉसिबल, है ना। और दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल कि आपको गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके साथ कोऑपरेटिव एटीट्यूड रखना है, ना कि कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। तो दैट दिस इज व्हाट द ऑथर सेज हैज बीन द थिंग। नाउ द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ बेल, यहाँ पे बेल की बात चल रही है, तो मैं आपको पहले तो देखो दो चीज़ें बता दूँ। दो ऑफेंसेस होते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखो बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो बेल देने की पावर है वो आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास रहती है। मतलब कि अगर आपको थाना ले गया, थाने प्रभारी ले गया और वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया, तो अगर वो चाहे तो वो आपको बेल दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं कि, नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं कि बेल नहीं मिलती है। बेलेबल का मतलब ये है कि वहाँ पे आईओ के पास पावर होती है कि आपको बेल दे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर होती है कि बेल दे दे, वहाँ पे आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता। नॉन बेलेबल ऑफेंस में फिर ये पावर जो है वो कोर्ट के पास चली, मैजिस्ट्रेट के पास चली जाती है। फिर यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जो है वो केस को देख करके डिसाइड करता है वेदर यू शुड बी गिवन बेल और नॉट। अब ऑथर ने यहाँ पे देखो जो 2-3 बातें की, मैं अपन वो बातें कर लें बस। यहाँ पे ऑथर ने बात की कि बेल शुड बी द रूल एंड जेल should be the exception, bail should be the rule and jail should be the exception, jail should be the exception। और यही फिलॉसफी हमारे लीगल सिस्टम को गाइड करनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो हमारे यहाँ बेसिक रूल है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मतलब क्या हो कि अंटिल प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट, है ना। और कई बार क्या देखा गया है कि ये जो केसेस हैं, जो ट्रायल हैं, वो इतने लंबे चलते हैं कि प्रोसेस इन इटसेल्फ बिकम्स हेक्टिक, एंड वो जो प्रोसेस है वो अपने आप में इतनी ज्यादा पनिशमेंट बन जाती है। द प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि प्रोसेस इन इटसेल्फ बिकम्स द पनिशमेंट, एंड इसीलिए हमारे यहाँ बेल बहुत ज्यादा जरूरी है। बेल इज वेरी एसेंशियल टू बी गिवन, है ना, क्योंकि जो प्रोसेस है वो कई बार पनिशमेंट बन जाती है। एंड इस कारण से जो गया है अंदर, अगर वो इनोसेंट निकला तब तक वो अपनी पूरी सजा ही बिता लेगा। तो ऑथर ने कहा प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमारे यहाँ पॉलिसी है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस, जैसे कि जो यूएपीए है, या फिर नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एनडीपीएस एक्ट है, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ये छोड़ दो अगर, तो बाकी केसेस में प्रिवेंशन ऑफ इनोसेंस ही है। इनमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है, मतलब कि यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंस। तो ये आप एक्सेप्शंस भी याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे यूपीएससी में किसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, किसमें प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा कि कुछ जो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट वाले हैं वो ये हैं, एनडीपीएस आपका हो गया, यूएपीए हो गया, आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा।
इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे यही कहा कि बहुत सारे हमने देखे हैं केसेस बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। याद रखिएगा बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में है। तो याद रखिएगा मैंने डिफरेंसेस आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, ये दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। एंड इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहाँ पे दे सकता है, नॉन बेलेबल के केस में वो कोर्ट तक बात जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा बेल शुड बी द रूल एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन। ये चीज़ें कई बार रीइटरेट की गई हैं, है ना, दे हैव बीन रीइटरेटेड अगेन एंड अगेन। और यहाँ पे कैलकाटा का जो कोर्ट है, कैलकाटा हाई कोर्ट ने 1923 में 1923 में बहुत पुराना केस है, नागेंद्र वर्सेस किंग एम्परर का केस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेल देने का जो पावर है वो आर्बिट्ररी पावर नहीं, दैट इज नॉट एन आर्बिट्ररी पावर कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया, आपको देना है वो दैट एज पर द इट्स अ जुडिशियल पावर एंड यू हैव टू फॉलो सम एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट, है ना, कुछ एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है ना। एंड राइट ऑफ बेल शुड नॉट बी डिनाइड merely because of the sentiments of the community against the accused, मतलब कि कम्युनिटी का जो सेंटिमेंट है वो एक्यूज्ड के अगेंस्ट है, केवल इस कारण से आपको डिनाई नहीं करना है बेल। जब आप डिनाई करें तो उसकी प्रॉपर रीजनिंग रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़ प्रॉपर वहाँ पे एक जैसे कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने कि भैया वो आदमी भाग तो नहीं जाएगा, है ना, वेदर दैट पर्सन विल रन और नॉट, अगर वो रन नहीं करेगा ईजिली है या फिर केस की डिग्री इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं है तो आप उसको दे सकते हैं बेल। या फिर हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वो भाग जाएगा ट्रायल के पहले या एविडेंसेस को नुकसान पहुंचा देगा तो आप बेल मत दो, लेकिन ये प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए क्यों आपको ऐसा लगता है। तीसरा होता नहीं कहा कि देखो जब आप बेल नहीं देते हो तो आप एक तरह से स्टेट को बर्डन करते हो, क्योंकि आप प्रिजन भेजते हो, प्रिजन एक स्टेट बॉडी है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आप बर्डन डाल रहे हो ना, तो एक्चुअली इट्स अ बर्डन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऑथर ने वही कहा है कि इट हैपेंस लाइक दैट ओनली, और इस तरीके की चीज़ों को आप अगर रोक सकते हैं तो देन यू कैन प्रिवेंट दैट बाय गिविंग द बेल एंड ऑल, है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच ऑथर सेज आर द बेसिक रूल्स व्हिच शुड बी फॉलोड एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो यहाँ पे ऑथर ने एक लास्ट बताया ट्रिपल टेस्ट का कि ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल इज गाइडेड बाय व्हाट इज रिफर्ड टू एज ट्रिपल टेस्ट। अब ट्रिपल टेस्ट क्या है, द सर्टेनमेंट वेदर द एक्यूज इज एट फ्लाइट रिस्क, यानी भागने का रिस्क है, पॉसिबिलिटी ऑफ टैंपरिंग विद द एविडेंस को टैंपर करेगा, या इन्फ्लुएंसिंग द विटनेस। ये तीन चीज़ें आप देखो, इसको ट्रिपल टेस्ट बोलते हैं, फ्लाइट भागने का, टेम्परिंग विद द एविडेंसेस, इन्फ्लुएंसिंग द विटनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो तीन चीज़ों को आप देखो, अगर आपको तीनों में पॉजिटिव चेक मिलता है कि हाँ भाई नहीं करेगा ऐसा कुछ भी, तो आप उसको बेल दे सकते हो। अगर आपको लगता है करेगा तो आप उसको मत दो भले ही, लेना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख सकते हैं। हालांकि एक चिदम्बरम केस है, पी चिदम्बरम केस 2019, जिसमें कहा गया कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस में ऑल्सो भी एन एडिशनल कंसिडरेशन कि ऑफेंस कितना ग्रेव है ना, कितना ज़्यादा हीनस है, कितना ज़्यादा ग्रेव ऑफेंस है, वो भी डिटरमाइन करेगा कि बेल देनी कि नहीं। These are the things which are there in this article. I hope you got clarity regarding that. नजीब रज़ाक कौन है मैं आपको बता दूँ, मलेशिया का ये प्राइम मिनिस्टर था फ्रॉम 2000 एंड आई थिंक 2009 टू 2018, 2009 से 2018 तक का ये प्राइम मिनिस्टर था। 12 साल का इनको सेंटेंस दिया गया था फॉर अ $multi-billion ग्राफ्ट या करप्शन स्कैंडल। इसने वन मलेशिया डेवलपमेंट बरहेड नाम की कंपनी बनाई थी, वन मलेशिया डेवलपमेंट बरहेड, एंड इस पर इन्होंने क्या किया था, बहुत सारा फंड्स जो था उसके माध्यम से लूटा था, है ना। तो फॉर दैट नजीब रज़ाक जो मलेशिया का टॉप हेड प्रीमियर था, प्राइम मिनिस्टर था नजीब रज़ाक, उसको 12 साल की सज़ा थी। फाइनल अपील का राइट इन्होंने लूज़ कर दिया है, नाउ ही विल बी सर्विंग दिस सेंटेंस, है ना। तो याद रखिएगा, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखना है। माइनॉरिटी स्टेटस प्ली, गवर्नमेंट ने कहा है कि हमको थोड़ा और टाइम चाहिए। अब क्या है ये, द गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है माइनॉरिटी स्टेटस प्ली के लिए, क्योंकि कई जगहों पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है, तो रिलीजियस माइनॉरिटी का जो कंसेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई क्या करना है। तो यहाँ पे सेंटर का ये कहना है कि हमने स्टेट से जानकारी मांगी, कई स्टेट से जिन्होंने जानकारी नहीं दी है, फॉर दैट रीज़न वी आर वेटिंग, एंड जैसे हमको मिलता है तो वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू कि क्या करना है इसका। कि जैसे 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में है, तो क्या वहाँ पे उनको माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, है ना।
चाइनीज ट्रूप्स स्टॉप ग्रेजियर्स इन लद्दाख। अब लद्दाख में कुछ जो कैटल को चराते हैं ना ये लोग जो, तो उनको रोक दिया गया चाइनीज आर्मी द्वारा। देमचोक सेक्टर है लद्दाख में, देमचोक सेक्टर में। अब देमचोक सेक्टर याद रखिएगा, इट्स अ डिस्प्यूटेड रीजन जो कि चार्डिंग नाला जो है, चार्डिंग नाला और इंडस रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है। चार्डिंग निनांग नाला है, CNN नेटवर्क बोलते हैं इसको, चार्डिंग नाला और इंडस रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है ये एरिया, देमचोक सेक्टर बोलते हैं। इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, सीनो इंडियन जिसको बोलते हैं, इंडिया चाइना ने सीनो इंडिया, एंड दोनों ही क्लेम करते हैं इस रीजन को, ऑब्वियस सी बात है। अभी यहाँ पे ग्रेजर को रोका गया, सो दैट्स अ डिस्प्यूट। थोड़ा सा मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहता था, लेट मी शो यू दिस। ये अक्साई चीन वाला रीजन है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे गलवन वैली यहाँ पर है, श्योक नदी यहाँ नीचे आती है, पेंगोंग लेक आपका, ये पेंगोंग लेक वाला पार्ट चल रहा है, दिस इज पेंगोंग लेक। एंड यहाँ पे आपका चूसुल है, यहाँ पे चुमार है और ये देमचौक है। चूसुल ये, चुमार ये एंड देमचौक ये। देमचौक बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये इंडिया वाले पार्ट में आता है, दिस इज इंडियन पार्ट है ना, हम इंडिया के ही पार्ट में मानते हैं लेकिन इसको चाइनीज़ क्लेम करते हैं साले कि ये उनके पार्ट में है। तो अब वही वाली बात है कि चाइनीज़ कुछ भी कर रहे हैं, इंडिया वाले कुछ भी करने दे रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इट्स ऑल इन इंडिया ओनली। आप देखिए यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी लेक है, चाहे दारबुक हो गया, चाहे चुसुल हो गया, चाहे चुमार हो गया, चाहे देमचौक हो गया, ऑल इज़ इन इंडिया, एवरीथिंग इज़ इन इंडिया ओनली। एंड ऐसे में चाइनीज़ जरूर उसके ऊपर क्लेम करते हैं। ये रीजंस देख लीजिए आप लोग, ताकि आपको नॉर्थ साउथ ये कभी अगर पूछे तो आपसे बन जाए, है ना। तो यू मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस पार्ट, याद रखिएगा इसको। और ये आपका जो चार्डिंग नाला है इसको मेंशन किया गया था लहारी स्ट्रीम के नाम से। एक ट्रीटी हुई थी किंगडम ऑफ लद्दाख और गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत के बीच में 1684 में, जिसमें चार्डिंग नाला को लहारी स्ट्रीम के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा, चार्डिंग नीलुंग नाला जो है इसको देमचौक में है और ये CNN जंक्शन कहलाता है, CNN जंक्शन कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। ट्राइबल कैटेगराइजेशन वर्क डिलेज द बेनिफिट्स अंडर सीड स्कीम। सीड स्कीम क्या है पहले तो याद देख लो। सीड स्कीम जो है आपका मतलब है डीनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, है ना। इट इज़ अ स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीनोटिफाइड, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, सीड ट्राइब्स, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ नोमैडिक, डीनोटिफाइड एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, तो सीड स्कीम इनके लिए है। अब याद रखिएगा सीड स्कीम के अंतर्गत क्या है, दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग टू द स्टूडेंट्स को फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना फॉर हाउसिंग एंड देयर अपलिफ्टमेंट ऑफ द क्लस्टर ऑफ दिस कम्युनिटीज, मतलब उनके स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करना। कैसे अपलिफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड को, लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स के साथ। तो ये जो ट्राइब्स हैं सेमी नोमैडिक, डीनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स, इनके स्टूडेंट्स को एग्जाम की कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कराना, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना इनके हाउसिंग के लिए, और इन कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना वाया लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स एंड ऑल। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 सालों के लिए स्कीम है, 21-22 से 25-26 तक के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। अभी जो कैटेगराइजेशन है कम्युनिटीज़ का, ये होगा बाय इडाटे कमीशन, याद रखिएगा। इडाटे कमीशन थी, याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इडाटे कमीशन ने जो ट्राइब्स के बारे में बोला है उसके थ्रू इसको क्लासीफाई किया जाएगा। द बेसिक रूल विल बी द इडाटे कमीशन, ठीक है ना। इडाटे कमीशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि इडाटे कमीशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, और इसने 2018 में ही 2018 में ही अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। द रिपोर्ट वॉज सबमिटेड इन 2018 और इसमें इसने डीनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में कहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, इट वॉज द पैनल फॉर डीनोटिफाइड, सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स। इडाटे कमीशन इज एक्चुअली द पैनल फॉर सेमी नोमैडिक, नोमैडिक एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स। तो आप याद रखेगा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यूजीसी ने कहा है कि भाई वो एक सिंगल पोर्टल बनाएंगे जिसका वो नाम रखेंगे ई समाधान पोर्टल, जिसमें 24/7 आपका जो भी इश्यूज हैं, जो भी आपको ग्रीवांसेस हैं यूनिवर्सिटी से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, तो वो आप यूजीसी के उस ई समाधान पोर्टल में डाल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इज द थिंग। स्नैग पोस्टपोन्स नासाज मून रॉकेट लॉन्च। कल मैंने आपको बताया था ना कि जो नासा है वो अपना SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करने वाला है। स्पेस लॉन्च सिस्टम उसका बिल्कुल बहुत ही
इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ओरियन क्रूज आने वाला था, जिसमें कि वो पहले मून में लोगों को भेजेंगे फिर मार्स पे भेजेंगे। तो ये एक्चुअली आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर उनका एक मिशन है, फ्रॉम मून टू मार्स। आर्टेमिस के अंतर्गत ही उनका प्रोग्राम के अंदर, आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर उनका एक मोटो है मून टू मार्स। पहले मून जाना है क्रूड मिशन लेकर के, फिर आपका वहां से मार्स पे जाना है क्रूड मिशन लेकर के। SLS याद रखिएगा 2 स्टेज इनका है, स्पेस लॉन्च सिस्टम है। स्पेस लॉन्च सिस्टम, इट इज़ अ न्यू सिस्टम ऑफ नासा, स्पेस लॉन्च सिस्टम 2 स्टेज, एंड इसमें इसके थ्रू वो ओरियन क्रू को जो है वो भेजना चाहते हैं। तो ये आपको थोड़ी चीज़ें याद भी रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लाइकिंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू फॉर एंड हैव अ नाइस डे।